आप लोगों का हमारे चैनल पावर प्लांट विद राहुल में फिर से स्वागत है। हम लोग इससे लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि ईएसटीसी के बारे में, ईएसटीसी का कंपोनेंट के बारे में, कितना कंट्रोलर है, स्पीड कंट्रोल, लोड कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल है। स्पीड कंट्रोल का इन डिटेल हम लोग ने पढ़ा था। स्पीड कंट्रोल क्या होता है, कब वो एक्शन में होता है, कब वो ट्रैकिंग करता है, उसका कितना कंपोनेंट्स होता है, उसका क्या एडवांटेज है। दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड कंट्रोलर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देखें कि स्पीड कंट्रोलर क्या है। अब हम लोग उसका जो सेकेंड कंपोनेंट है लोड कंट्रोलर, लोड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली हम लोग का मशीन लोड कंट्रोल में ही चलता है। लोड कंट्रोल का क्या क्या पहले कंपोनेंट्स होता है वो हम लोग देखें। लोड कंट्रोल का मेनली फंक्शंस क्या होता है कि लोड को मेंटेन करना, क्योंकि अल्टीमेट आप पावर प्लांट प्रोड्यूसर हैं और पावर प्लांट आपको सप्लाई करना है, तो आपको लोड मेंटेन करना है। आपको ना प्रेशर देखना है, आपको शेड्यूल मिलता है कि 500 मेगावाट आपको शेड्यूल देना है इस ब्लॉक पीरियड में, आपको लोड देखना है, 500 देना है। आपको प्रेशर से मतलब नहीं है। स्पीड तो वैसे भी वो ग्रिड वाला स्पीड है, उसको आप चेंज कर नहीं सकते हैं। आप एनआर वैल्यू को आप घटा बढ़ा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आपका मशीन सिंक्रोनाइज हो जाता है एनआर वैल्यू आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेट आपको लोड मैटर करता है, तो इसी से आपको पैसा मिलता है। तो लोड कंट्रोल मेनली लोड को कांस्टेंट रखने के लिए होता है कि आपको अगर प्रेशर को एडजस्ट करके आपको लोड उतना मिलना चाहिए। लोड कंट्रोल का आउटपुट क्या है, पहले लोड रिफरेंस होता है जिसको हम लोग पीआर से डिनोट करते हैं। लोड रिफरेंस आपको कितना लोड रखना है वो आप यहां से मैनुअली डेस्क इंजीनियर जो होता है वो यहां से इसको दे सकता है, लोड रेफरेंस। उसके बाद लोड रेफरेंस टाइम डिले होता है, PRTD, जिसे हम लोग स्पीड कंट्रोल में देखे थे NRTD, उसी प्रकार से यहाँ पे PRTD है। लोड रेफरेंस, इसको हम लोग लोड लिमिटर भी कह सकते हैं। सेकेंड, इसमें डेल्टा प्रेशर आता है। हम लोग बारी बारी से सारे कंपोनेंट डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। डेल्टा प्रेशर होता है। उसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस का भी फैक्टर है कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी घटा है तो उतना मेगावाट आपको ऐड कर देगा, सॉरी, और अगर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो उतना लोड आपको डिक्रीज कर देगा। सेकेंड, उसके बाद आपका PR मैक्स है कि आप कितना मैक्सिमम मेगावाट जनरेट कर सकते हैं। अगर 500 मेगावाट का है तो 525 तक आप जा सकते हैं, तो 5% तक। यहाँ पे PR मैक्सिमम हम जो है 525 सेट कर देते हैं। उसके बाद लोड एक्चुअल होता है। लोड एक्चुअल, इसको मेजर करने के लिए 3 लोड ट्रांसड्यूसर होता है। 3 लोड ट्रांसड्यूसर आपका लोड मेजर करता है। अगर कोई एक भी फॉल्ट आ गया तो जो हेल्दी ट्रांसड्यूसर उसमें स्विच ओवर हो जाता है। स्विच ओवर करने के दौरान वो ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है, स्मूथली वो स्विच ओवर हो जाता है। उसके बाद इसका आउटपुट उसके बाद लोड कंट्रोल के पास जाता है। तो सेम, तो अगर हम इसका कंपोनेंट अगर देखें तो लोड रेफरेंस होता है PR, लोड रेफरेंस टाइम डिले होता है, PRTD होता है, डेल्टा प्रेशर होता है, फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस होता है, लोड ग्रेडियंट भी है कि आपको किस रेट से लोड बढ़ाना है या घटाना है, इसका भी एक रेट है। वो लोड ग्रेडियंट डिपेंड करता है TSC मार्जिन पे, आपको कितना मार्जिन मिल रहा है उसके हिसाब से आपको लोड को घटाना है या बढ़ाना है। उसके बाद आपका मैक्सिमम लोड है PR मैक्स। उसके बाद लोड एक्चुअल है P एक्चुअल, जो कि लोड ट्रांसड्यूसर मेजर करता है। उसके बाद आपका लोड कंट्रोल है। लोड कंट्रोल का जो फाइनल जो आउटपुट होता है वो मैक्सिमम एक गेट लगा दिया है कि इसमें स्पीड कंट्रोल का आउटपुट और लोड कंट्रोल के आउटपुट में जो मैक्सिमम होगा वही आपका मिनिमम एक गेट लगा दिया है, मिनिमम गेट में जाएगा। तो ये दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ लोड कंट्रोल। अब हम लोग बारी बारी से सबका डिटेल पढ़ेंगे कि PR क्या होता है, PRTD क्या होता है, डेल्टा प्रेशर क्या होता है। तो PR रेफरेंस देखिए क्या होता है। PR रेफरेंस सिंपल हो गया कि आपको कितना लोड रखना है, आप इसको मैनुअली घटा बढ़ा सकते हैं। मेन है आपका लोड लिमिटर PRTD। PRTD आप सपोज कीजिए आपका 400 मेगावाट पे पावर प्लांट चल रहा है, आपने इसको 450 मेगावाट सेट कर दिया। आप इसको मैनुअली भी दे सकते हैं और CNC मोड में अगर है तो CNC मोड से भी आप इसको लोड रेफरेंस का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब
अब देखता है क्या, ये इसका आउटपुट जाएगा PRTD में, जो लोड रिफरेंस टाइम डिले में जाएगा। लोड रिफरेंस टाइम डिले देखेगा कि आपको मार्जिन मिल रहा है कि नहीं। तो TSC एक्टिव मोड, अगर वो एक्टिव नहीं है, मान लीजिए कि अगर TSC आपका एक्टिव मोड नहीं है, तो अपर मार्जिन उसका लोअर मार्जिन 50% पे फिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर वो एक्टिव है, देन द TSC मार्जिन विल बी डिसाइडेड बाय टरबाइन स्ट्रेस इवैल्यूएटर। तो उसका जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 100%, आपको मान लिया 100% आपको TSC मार्जिन मिल गया है। अगर लोड ग्रेडियंट का देखिए, लोड ग्रेडियंट अगर है तो लोड ग्रेडियंट का वैल्यू रखा गया 0 से 25 मेगावाट पर मिनट। अगर आपका TSC मार्जिन 30 के मिल रहा है, तो अगर 30 के मिल रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप 25 मेगावाट लोड ग्रेडियंट बढ़ा सकते हैं। मीन्स 1K इक्वल्स टू 0.8 मेगावाट। जितना आपको देखिए मार्जिन मिल रहा है उसके हिसाब से 0.8 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतना आपको लोड बढ़ा सकते हैं। तो ये जनरली लोड ग्रेडियंट डिसाइडेड बाय द ऑपरेटर्स कि आपको किस रेशियो से लोड घटाना है या बढ़ाना है। तो लेकिन मैक्सिमम आप 25 मेगावाट तक जा सकते हैं, 25 मेगावाट पर मिनट तक लोड बढ़ा सकते हैं। जनरली आप देखिएगा 15 मेगावाट का लिमिट सेट कर देता है, इसी रेट से हम लोग लोड घटाते हैं या बढ़ाते हैं। लोड ग्रेडियंट है PRTD। डेल्टा प्रेशर क्या चीज है, तो देखते हैं डेल्टा प्रेशर क्या है। डेल्टा प्रेशर का एक सिंपल फंडा है कि सपोज कीजिए कि प्रेशर कंट्रोल में जाइएगा, तो यहाँ पे एक आपका P PR डिफरेंस होता है और एक P एक्चुअल होता है, ठीक है। और एक होता है MS प्रेशर सेट पॉइंट, P सेट पॉइंट होता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपका P रिफरेंस ग्रेटर देन P एक्चुअल हो गया, मान लीजिए P एक्चुअल आपने सेट किया 170 kg पर cm स्क्वायर सेट किया आपने, और ये मान लीजिए P डिफरेंस आपने सेट किया 170 और P एक्चुअल मान लीजिए आपका हो गया 165 kg पर cm स्क्वायर मान लीजिए। तो वो क्या करेगा, P डिफरेंस 170 आपने सेट किया, P एक्चुअल 165 है, तो ये तो इसको क्या करेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि वो देखेगा डेल्टा प्रेशर क्या, कि आपको मेगावाट को थोड़ा सा वो रिड्यूस करना चाहेगा। मेगावाट को रिड्यूस करना मतलब कंट्रोल वाल्व को बंद करना चाहेगा कंट्रोल वाल्व बंद करेगा ताकि इधर का प्रेशर बढ़ेगा। तो वहां पे उस पर क्या करेगा, वो उसके करस्पॉन्डिंग ये उतना मेगावाट का माइनस कर देगा। यह सिग्नल क्या करेगा, फाइनली मान लीजिए कि आपका प्रेशर कम हो गया, तो जो डेल्टा प्रेशर का एक सिग्नल जो जाएगा, मान लीजिए कि 3.5 मेगावाट माइनस कर देगा उसके हिसाब से, या -5 मेगावाट माइनस कर देगा। तो जितना यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसमें उतना ही वैल्यू माइनस कर देगा। जैसे अगर मान लीजिए कि P एक्चुअल बढ़ गया, P एक्चुअल मान लीजिए कि 175 हो गया kg पर cm स्क्वायर हो गया। तो यहाँ देख रहा है कि P डिफरेंस 170 सेट किए हैं, P एक्चुअल 175 हो गया, तो उतना प्रेशर आप क्या करेगा कि प्रेशर को रिड्यूस करना चाहेगा, तो वो उतना मेगावाट क्या करेगा, बढ़ा देगा। उतना मेगावाट क्या करेगा, उस कंडीशन में वो प्लस कर देगा उतना मेगावाट। तो यहाँ पे सिंपल है, देखिए डेल्टा प्रेशर जस्ट लाइक बॉयलर और टरबाइन को कोऑर्डिनेट करने के लिए दिया गया है कि स्टीम प्रेशर जो है, अगर सिंपल देखिए कि P एक्चुअल अगर ग्रेटर देन P रिफरेंस है, प्रेशर रिफरेंस, तो डेल्टा प्रेशर क्या करेगा, P एक्चुअल ज्यादा है माइनस मेगावाट समथिंग घटा देगा, नहीं प्लस मेगावाट ऐड कर देगा, ठीक है। अगर P एक्चुअल लेस है P रिफरेंस है अगर, तो डेल्टा प्रेशर में क्या करेगा, माइनस उतना टर्बाइन का लोड सेट पॉइंट जो यहाँ पे है उसमें थोड़ा सा माइनस कर देगा, ठीक है, ताकि आपका प्रेशर एक्चुअल आ जाए। तो ये आपका डेल्टा प्रेशर का आ गया। फ्रीक्वेंसी का देखिए, फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस का क्या काम करता है।
फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस का हम कहते हैं पी आर फ्रीक्वेंसी। ये काम क्या करता है, इसका देखिए क्या होता है, मैक्सिमम 5% ऑफ स्टेशन लोड ऐड कर सकता है, स्टेशन लोड ऐड कर सकता है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी कम है तो 5% ऐड कर देगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो 5% तक कम कर देगा, लेकिन ये मैक्सिमम है। अब डिपेंड करता है कि कितना आरपीएम ज़्यादा है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि देखिए क्या है, यदि आपका 3000 आरपीएम पे मशीन रन करता है, 3000 आरपीएम पे आपका मशीन रन कर रहा है, और ईएचटीसी में जो ड्रूप दिया जाता है, ड्रूप बारे में मैं आपको बताऊंगा, ड्रूप वो 5% दिया जाता है। 5% ड्रूप मतलब 3150 आरपीएम ओवर स्पीड का लिमिट दिया गया है। मीन्स अगर 150 आरपीएम पे मैक्सिमम आपके हाथ में लोड घटाना बढ़ाना कितना है, 500 मेगावाट ही। आपके हाथ में तो इतना ही है कि आपको बोला है कि आरपीएम घट रहा है, मैक्सिमम आप कितना 500 मेगावाट डिक्रीज कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, कितना आपके हाथ में है, 500 मेगावाट बढ़ा सकते हैं। ये आपका 150 आरपीएम इनपुट है, तो मैक्सिमम आउटपुट कितना है 500 मेगावाट। तो 1 आरपीएम पे आपका कितना मेगावाट आएगा, बाय 150 मेगावाट, तो यहाँ पे आएगा 3.3 मेगावाट। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका 10 आरपीएम बढ़ गया, मान लीजिए कि आपका 3 आरपीएम बढ़ गया, मान लीजिए आपका 3003 आरपीएम हो गया, तो लोड कट करेगा, लोड कितना कट करेगा, तो 10 मेगावाट के आसपास। लेकिन ये मैक्सिमम कितना तक लिमिट है, 25 मेगावाट तक ही लिमिट है। ऐसा नहीं कि 20 मेगावाट बढ़ गया तो 3.3 इंटू 20 आप नहीं करना है आपको, तो 25 मेगावाट तक ही इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो ये ड्रूप है, ड्रूप हम लोग 5% डालते हैं इसके हिसाब से, मतलब ये 150 आरपीएम आपका बढ़ेगा, मैक्सिमम आपको लोड कितना घटाना है, जीरो ही कर सकते हैं ना, 500 तो चल रहा है तो जीरो कर सकते हैं, आपके हाथ में तो चलिए 500 ही है, अगर आप 500 बढ़ा सकते हैं या 500 घटा सकते हैं। तो 150 में आरपीएम पे 500 मेगावाट, 1 आरपीएम पे 3.3 मेगावाट। अगर मान लिया आपका 2 आरपीएम बढ़ गया तो 7 आरपीएम तक आप डिक्रीज करेगा, अगर 2 आरपीएम अगर लेस हो गया इतना आरपीएम तो 7 आरपीएम क्या टोटल लोड पे आपको इंक्रीज करना है। ये आपका फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस का आता है। फिर आपका मशीन जब आपका सिंक्रोनाइज होता है ग्रिड के साथ, तो उस समय मशीन को लोड कंट्रोल में आना चाहिए। लोड कंट्रोल में मशीन तभी आएगा जब लोड कंट्रोलर ऑन कीजिएगा। लोड कंट्रोलर ऑन होने का परमिसिव क्या है, तो लोड कंट्रोलर ऑन का परमिसिव मिलेगा जब आपका मशीन स्पीड कंट्रोल में हो। एंड सेकेंड क्राइटेरिया है कि स्पीड कंट्रोल का आउटपुट मस्ट बी ग्रेटर देन लोड कंट्रोल आउटपुट। मीन्स लोड कंट्रोल ऑन होने का परमिसिव है, दो परमिसिव है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि मशीन आपका स्पीड कंट्रोल में हो और स्पीड कंट्रोल का आउटपुट ग्रेटर देन लोड कंट्रोल आउटपुट हो, तो आपका लोड कंट्रोल ऑन आप कर सकते हैं। ठीक है, लोड कंट्रोल अनस्टेबल कंडीशन क्या है, आपका कब लोड कंट्रोल अनस्टेबल हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि टरबाइन ट्रिप किया, लोड कंट्रोल अनस्टेबल हो गया। सेकेंड, आपका मान लीजिए कि मशीन सिंक्रोनाइज किए और एक्चुअल लोड जो आया वो 50 मेगावाट से कम हो गया। 500 मेगावाट के केस में 10% होता है आपका स्टेशन लोड। अगर एक्चुअल लोड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, कभी कभी आप देखिएगा कि मशीन सिंक्रोनाइज करते हैं और स्पीड कंट्रोल में ही मशीन बच जाता है, लोड कंट्रोल में मशीन आता ही नहीं, तो उस कंडीशन आपको लगता है कि लोड कंट्रोल में मशीन क्यों नहीं आ रहा है। उसका कंडीशन ये है कि एक्चुअल लोड अगर लेस देन स्टेशन लोड से कम हो गया, मान लीजिए कि 50 मेगावाट से आपका कम हो गया, तो लोड कंट्रोल अनस्टेबल हो जाएगा। तो लोड कंट्रोल चाहे वो ऑन रहे या ऑफ रहे, मशीन लोड कंट्रोल में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड रेफरेंस से बढ़ा के हम लोग सबसे पहले स्टेशन लोड से ऊपर लाते हैं मशीन, कि स्टेशन लोड से ज्यादा होना चाहिए। सेकंड, कि लोड कंट्रोल एरर ग्रेटर देन 5% अगर हो गया। लोड कंट्रोल एरर सिंपल है कि लोड एक्चुअल और पीआरटीडी माइनस लोड एक्चुअल के बीच का डिफरेंस अगर 5% से ज्यादा हो गया, लोड कंट्रोल अनस्टेबल हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका लोड डिफरेंस दे दिए 450, पीआरटीडी भी 450 निकाल दिया,
और लोड कंट्रोल एक्चुअल आपका 400 ही है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो देखेगा कि इसका एरर 5% हो गया, तो क्या करेगा, लोड कंट्रोल को अनस्टेबल कर देगा। तो एरर 5% से ज्यादा अगर हो गया तो लोड कंट्रोल अनस्टेबल कर देगा। अगर लोड कंट्रोल रनिंग मशीन में अगर लोड कंट्रोल को ऑफ कर दिए तो लोड कंट्रोल अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर जेसीबी ऑफ कर दिए तो लोड कंट्रोल अनस्टेबल हो जाएगा। तो लोड कंट्रोल अनस्टेबल हुआ तो मशीन, देखिए सबसे सिंपल आप देखते हैं कि जब मशीन आप डालते हैं किसमें, मतलब रोलिंग पे रहता है, उसके बाद 3000 आरपीएम आप डालते हैं, तो एक कंडीशन ये तो कंडीशन आप देख लिए कि लोड कंट्रोल अनस्टेबल कब होता है। एक बहुत अच्छा कंडीशन है, मैं आपको बताता हूं। मैंने बताया कि 3 कंट्रोलर है, तीनों कंट्रोलर एक दूसरे को ट्रैक करता रहता है और अल्टीमेट एक ही कंट्रोलर एक्टिव मोड में रहता है। स्पीड कंट्रोल कब तक रहता है, जब तक मशीन आपका सिंक्रोनाइज नहीं होता है। तो जब मशीन आपका सिंक्रोनाइज नहीं होता है तो मशीन उसमें स्पीड कंट्रोल में रहता है, और स्पीड कंट्रोल का जो भी आउटपुट हो अप टू सिंक्रोनाइजेशन, स्पीड कंट्रोल में आपका मशीन रहता है, कंट्रोल एक्टिव रहता है। और लोड कंट्रोल क्या करता है, लोड कंट्रोल का आउटपुट ध्यान रखिए, लोड कंट्रोल का जो आउटपुट होता है वो स्पीड कंट्रोल के आउटपुट से -1.5% रहता है। मीन्स लोड कंट्रोल आपका ट्रैक कर रहा है स्पीड कंट्रोल, ये स्पीड कंट्रोल ट्रैकिंग मोड इसको कहते हैं। मान लीजिए कि आपका सिंक्रोनाइज हो गया, सिंक्रोनाइज हुआ, मशीन आपका स्टेशन लोड से कम है, मान लीजिए कि 500 मेगावाट में स्टेशन लोड 50 मेगावाट है, और मशीन आपने सिंक्रोनाइज किया, उतना प्रेशर आपको नहीं मिला, और मान लीजिए कि 40 मेगावाट ही रह गया, तो मशीन लोड कंट्रोल में आएगा नहीं। लोड कंट्रोल भले ही आपका ऑन है, लोड डिफरेंस कुछ भी वैल्यू दीजिएगा, इसका आउटपुट बढ़ेगा ही नहीं, लोड कंट्रोल का आउटपुट नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि ठीक है लोड रेफरेंस का वैल्यू बढ़ा देते हैं, मेरा आउटपुट बढ़ जाएगा, मशीन से लोड कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि आपका उस समय लोड कंट्रोल अनस्टेबल है। लोड कंट्रोल अनस्टेबल अगर है तो लोड रेफरेंस वैल्यू कुछ भी आप बढ़ाइएगा, लोड आउटपुट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपका लोड कंट्रोल स्पीड कंट्रोल को ट्रैक करता रहता है। स्पीड कंट्रोल का कुछ जो भी आउटपुट है -1.5% कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि स्पीड रेफरेंस को थोड़ा बढ़ा के आपको लोड को बढ़ाना है। लोड जैसे ही बढ़ेगा, स्टेशन लोड से जैसे ही ऊपर जाएगा, अब क्या करना है कि लोड रेफरेंस वैल्यू को बढ़ा के आपको चेंज ओवर कर देना है, ऑटोमेटिक लोड कंट्रोल मोड में आपका मशीन आ जाएगा। तो ये एक क्राइटेरिया है। और जैसे ही एक बार मशीन आपका लोड कंट्रोल में आ गया तो फिर क्या करेगा, स्पीड कंट्रोल। अब स्पीड कंट्रोल शुरू में क्या करेगा, जैसे मशीन आपका लोड कंट्रोल में शिफ्ट किया तो मशीन अब क्या करेगा, स्पीड कंट्रोल लोड कंट्रोल को ट्रैकिंग शुरू कर देगा। थोड़ा देर तक ट्रैक करेगा, फिर ट्रैकिंग बंद करके एक मिनिमम वैल्यू 11% पे आके रुक जाता है। वही फंडा है कि एन एक्चुअल को एनआर ट्रैक करेगा, जितना भी एन एक्चुअल रहेगा उस पर 20 आरपीएम ऐड करके उतना आपको एनआर अपने आप को फिक्स कर लेगा, और एनआर फिक्स करेगा, एनआरटीडी का वैल्यू भी वही देगा क्योंकि मार्जिन उतना उसको मिलेगा ही। तो उसमें दिखेगा कि 500 मेगावाट के केस में स्पीड कंट्रोल का आउटपुट 11% के आसपास फिक्स रहता है, क्योंकि गेन से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मशीन आ गया आपका लोड कंट्रोल में, मशीन आ गया, ठीक है। देखिए लोड ग्रेडियंट का बताया था आपको कि लोड ग्रेडियंट का देखिए थोड़ा सा और कि लोड ग्रेडियंट डिसाइड करता है कि ऑपरेटर के आपको किस रेट से लोड बढ़ाना है या घटाना है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। और वो लोड ग्रेडियंट डिसाइड करता है टीएससी मार्जिन से। अगर मार्जिन आपको मिल रहा है तो बताए थे कि 0 से 30 के अगर मार्जिन मिल रहा है, अगर 30 के पूरा मार्जिन मिल गया तो आप 25 मेगावाट तक बढ़ा सकते हैं लोड मेगावाट पर मिनट, मतलब 1 के पे अगर मार्जिन है तो 0.8 मेगावाट आप बढ़ा सकते हैं। ये था। तो इसको हम लोग ऑन लोड ग्रेडियंट ऑन करने का एक कंडीशन है, परमिसिव है। कि परमिसिव है तो याद रखिएगा कि 2 परमिसिव है। अगर लोड रेफरेंस और पीआरटीडी मतलब लोड रेफरेंस टाइम डिले, इसके बीच का अगर डिफरेंस 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2% से ज्यादा हो गया तो इसको आप ऑन नहीं कर सकते। या जो स्पीड रेफरेंस और स्पीड रेफरेंस टाइम डिले के बीच का एरर अगर 1% से कम होना चाहिए, मीन्स स्पीड रेफरेंस और जो स्पीड रेफरेंस एनआर माइनस एनआरटीडी, इसके बीच का डिफरेंस लेस देन 1% होना चाहिए, तभी ऑन होगा।
और सेकेंड क्राइटेरिया में है यह कि लोड पी आर माइनस पी आर टी डी ये लेस देन 2% है इधर, तभी आप लोड ग्रेडियंट को ऑन कर सकते हैं। ये परमिशिव देता है कि आपको, तो समझ गए लोड ग्रेडियंट क्या है कि ऑपरेटर डिसाइड करता है कि आपको किस रेट से मशीन को लोड करना है या किस रेट से मशीन को अनलोड करना है। अल्टीमेट ये लोड और अनलोड टीएससी डिसाइड करता है। अगर मार्जिन मिला हुआ है, जैसे अपर मार्जिन मिला, अपर मार्जिन होता है लोडिंग करने के लिए, उतना माल को खोलेगा, और लोअर मार्जिन जो होता है वो डिसाइड करता है कि मशीन को कितना किस रेट से अनलोड करना है। तो लोअर मार्जिन डिसाइड करेगा अनलोडिंग क्राइटेरिया को, और अपर मार्जिन डिसाइड करता है लोडिंग क्राइटेरिया को। ठीक है, देखिए आउटपुट ऑफ PRTD इज ऑटोमेटिकली सेट टू 0। मतलब ये जो PRTD टाइम डिले लोड रेफरेंस वैल्यू का जो आउटपुट है ऑटोमेटिकली 0 कब हो जाएगा, जब मान लीजिए कि लोड रेफरेंस डीएक्टिवेटेड हो जाए, लोड रेफरेंस डीएक्टिवेटेड हो जाए फॉर मोर देन 3 सेकंड के लिए। मान लीजिए कि लोड रेफरेंस आपका डीएक्टिव हो गया, जैसे डीएक्टिवेट होगा तो ये इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सेकंड आपका ड्यूरिंग शटडाउन, जैसे शटडाउन होता है तो उसमें क्या होगा कि स्पीड कंट्रोल इमीडिएटली टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द टरबाइन। जैसे मान लीजिए आपका टरबाइन ट्रिप किया, टरबाइन ट्रिप होने से पहले मशीन आपका लोड कंट्रोल में चल रहा था, जैसे ही ट्रिप किया जनरेटर सर्किट ब्रेकर जैसे ही ओपन हो गया, ग्रिड से कनेक्शन सेपरेट हो गया, तो मशीन जो है ऑटोमेटिकली स्पीड कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि स्पीड कंट्रोल फास्ट रिस्पॉन्स करता है, वो आपका टरबाइन कंट्रोल वाल्व को रैपिड रेट से, बहुत फास्ट रेट से क्लोज कर देता है, और टरबाइन के स्पीड को ओवर स्पीड तक पहुंचने ही नहीं देगा वो। तो उस समय आपका आउटपुट इसका 0 हो जाएगा। तो दो कंडीशन है, जब ये डीएक्टिवेटेड हो जाए फॉर मोर देन 3 सेकंड के लिए, और सेकंड जब टरबाइन शट डाउन हो जाए और आपका ट्रिप हो जाए टरबाइन और लोड कंट्रोल मोड एक्शन हो जाए, तो उसमें हो जाता है। अब देखिए ये आता है कि इसका लोड रेफरेंस डीएक्टिवेट कब हो जाएगा, जब आपका टरबाइन ट्रिप करेगा, जनरेटर सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया, जैसे जनरेटर आपका टरबाइन ट्रिप करेगा ये डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। और सेकेंड आपका मान लीजिए कि जनरेटर का एक्टिव पावर जो है, मान लीजिए वो लेस देन 2 टाइम्स ऑफ स्टेशन लोड है। मान लीजिए कि जनरेटर का लोड उसमें 80 मेगावाट है और आपका उस समय 2 टाइम्स स्टेशन लोड कितना 50 मेगावाट से कम है, और एकाएक आपका थ्रो ऑफ लोड का हो गया, ग्रिड से सेपरेशन हो गया, थ्रो ऑफ अगर हो गया तो ये डीएक्टिवेटेड हो गया, ये ऑफ हो जाएगा। और जैसे ऑफ होगा ये PRTD का आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा और मशीन ऑटोमेटिकली स्पीड कंट्रोल में आ जाएगा। स्पीड कंट्रोल में इसलिए आज मशीन को आना है कि ये जो बताए थे कि जो स्पीड कंट्रोल प्लस 100% करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहीं पे काम होता है। ये आपका कंट्रोल वाल्व को बहुत रैपिड रेट से डिक्रीज कर देगा, बहुत फास्ट आपका कंट्रोल वाल्व को क्लोज कर देगा और ओवर स्पीड से बचा लेगा स्पीड कंट्रोल का। ये था PRTD का ऑटोमेटिकली सेट टू 0 का होता है। देखिए अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं और डिटेल में कि देखिए यहाँ पे लोड रेफरेंस गए, लोड रेफरेंस का सिग्नल कहाँ गया, PRTD में। PRTD को TSC मार्जिन दिया, मान लीजिए TSC मार्जिन आपको पूरा मिल गया, तो ये जो है यहाँ पे 3 जगह से इनपुट मिलता है, एक PRTD का वैल्यू, एक डेल्टा प्रेशर का वैल्यू, एक फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस का वैल्यू। तो ये जो यहाँ पे जो सिग्नल पहुंच रहा है, यहाँ पे जो सिग्मा प्रेशर है, सिग्मा लोड का जो एक्चुअल वैल्यू जो यहाँ पे पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है क्या, A प्लस बी प्लस सी। A प्लस बी प्लस सी क्या होता है, A मतलब क्या होता है, ये मतलब PRTD का अपना सिग्नल, PRTD कितना भेजा। B हो जाता है डेल्टा प्रेशर, डेल्टा प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ आपका सेट प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, उसके हिसाब से उतना मेगावाट वो कैलकुलेट कर लेता है, वो एडिशन करेगा या सब्सट्रैक्शन करेगा। तो मैं बता चुका हूँ कब एडिशन करता है, वो कब सब्सट्रैक्शन करता है। और थर्ड है आपका फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस। अगर आपका फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस ऑन है तब वो एक्शन मोड में आएगा। तो फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस कब आएगा एक्शन में, जब आपका फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस ऑन हो। एंड सेकेंड क्राइटेरिया है कि अगर P एक्चुअल का जो लोड है वो स्टेशन लोड से ज्यादा होना चाहिए। अगर स्टेशन लोड से ज्यादा है तभी फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस ऑन है, तब आपका फ्रीक्वेंसी मोड एक्शन में आएगा, तब आपको लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से।
ये तीनों का समेशन जाता है, एक मिनिमम गेट है। मिनिमम गेट यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि आप PR मैक्सिमम मान लीजिए 525 सेट कर दिए 500 मेगावाट के केस में, और इसमें आपका समेशन कोई आपको रेफरेंस दे दिया 600 मेगावाट, तो नहीं लेगा। बोले ESTC अगर आप गलती करना भी चाहिएगा तो गलती आपको एरर होने के लिए नहीं देगा। ये कहते हैं मैक्सिमम 525 ही यहाँ से कमांड जाएगा। इस दोनों में जो मिनिमम होगा, मान लीजिए कि ये आपका समेशन 510 पहुंचा 510, 525 है, दोनों में कौन है मिनिमम 510 है, 510 ही यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे आया लोड एक्चुअल मान लीजिए कि 400 मेगावाट, और यहाँ पे कमांड आपने दिया 450 आया, कुछ डेल्टा प्रेशर मान लो ऐड किया, कुछ फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस ऐड किया, मान लीजिए कि आपने 450 दिया, दोनों ऐड करके मान लीजिए 460 पहुंचा दिया, तो यहाँ एक्चुअल सिग्नल 460 निकलेगा। 460 निकला और एक्चुअल लोड यहाँ कितना था 400 था, तो दोनों का जो एरर होगा उसी कहते हैं लोड कंट्रोल एरर। लोड कंट्रोल एरर एक्चुअल में क्या होता है कि सिग्मा प्रेशर माइनस एक्चुअल लोड, सिग्मा लोड बोलेंगे, PR मतलब सिग्मा लोड माइनस एक्चुअल लोड, दोनों का जो डिफरेंस है वही होता है एरर। वही एरर निकाल के लोड कंट्रोल में जाएगा। मतलब लोड कंट्रोल का जो इनपुट होता है वो डायरेक्टली आपका PRTD से नहीं आता, वो तीनों का समेशन करके जाएगा। फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस, डेल्टा प्रेशर और PRTD, ये तीनों का समेशन वैल्यू लोड कंट्रोल में जाता है, और वहां से आपको वो फर्दर आगे जाता है। ये समेशन A प्लस B प्लस C। PR मैक्सिमम सेट इसलिए करते हैं कि आपका गलती अगर हो जाए तो आपको उतना लोड बढ़ने के लिए नहीं देगा। मान लीजिए कि 500 मेगावाट का आपने 800 कर दिया तो 800 आपको ले लेंगे, इसलिए हम लोग सेट कर देते हैं 525 मेगावाट। ये चीज है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर कंट्रोल क्या है। प्रेशर कंट्रोल कैसे काम करता है, बहुत सिंपल। प्रेशर कंट्रोल PI कंट्रोलर बेस्ट है, ऐसे भी स्पीड कंट्रोलर PD PI भी है, लोड कंट्रोल भी PI कंट्रोलर ही है, और प्रेशर कंट्रोलर भी PI कंट्रोलर ही है। इसमें PR एक्चुअल होता है, PR रेफरेंस होता है, और इसका जो आउटपुट होता है वो प्रेशर कंट्रोल में जाता है। ये दो मोड पे काम करता है, एक होता है IP मोड, एक होता है LP मोड। इनिशियल IP मतलब इनिशियल प्रेशर मोड होता है, और LP मतलब होता है लिमिट प्रेशर मोड होता है। तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि IP मोड है या LP मोड है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब PR रेफरेंस सेट करते हैं, मान लीजिए 170 kg/s², सिंपल, ठीक है, और आपका P एक्चुअल मान लीजिए 170 kg/s², तो इसका जो आउटपुट होगा वो 120% चलाता, मैक्सिमम आउटपुट होगा। देखिए ये जो कंट्रोलर है प्रेशर कंट्रोलर, और बाकी जो आप लोग दो पढ़े स्पीड कंट्रोलर और लोड कंट्रोलर, ये इसका इन्वर्स है। इससे क्या होता है, आप स्पीड डिफरेंस बढ़ाइएगा, स्पीड कंट्रोल का आउटपुट बढ़ेगा, लोड डिफरेंस बढ़ाइएगा, लोड कंट्रोल का आउटपुट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप प्रेशर डिफरेंस बढ़ाइएगा तो इसका आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मीन्स अगर आपका P डिफरेंस 170 है और PR एक्चुअल 170 है तो ठीक है, उतना मैक्सिमम खोल लिया है, 120% आउटपुट चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि P एक्चुअल 165 होगा, देख रहा है कि P डिफरेंस 170 है, P एक्चुअल 165 हो गया, इसका मतलब क्या करेगा, वो कंट्रोल वाल्व को बंद करना चाहेगा, तभी तो इधर प्रेशर जो बढ़ेगा ना। तो जैसे P एक्चुअल घटा, ये आउटपुट को कम करना शुरू कर देगा, और जैसे ये कम करना शुरू करेगा तो कहाँ पे आ जाइए, ये देखिए अभी ये 120% है तो ट्रैकिंग नहीं कर रहा है, अपना मैक्सिमम आउटपुट पे है। और इस मैक्सिमम इसलिए रखते हैं कि ताकि आपका मशीन लोड कंट्रोल में हो, और किसी भी रीजन से अगर लोड फ्लक्चुएट करे तो ये प्रेशर कंट्रोल पे मशीन नहीं आए। इसके लिए मार्जिन दे दिया ज़्यादा कि आपका मशीन जो है लोड कंट्रोल में ही चले, और स्पीड कंट्रोल का आउटपुट इतना कम रखा गया है कि मशीन की स्पीड कंट्रोल इंटरफेरेंस ही ना करे लोड कंट्रोल में। तो प्रेशर कंट्रोल को भी बढ़ा के मैक्सिमाइज कर दिया गया 120%, और लोड कंट्रोल को भी घटा के 10% कर दिया गया या 11% कर दिया गया, ताकि वो लोड कंट्रोल को इंटरफेरेंस ना करे। मान लीजिए कि P एक्चुअल अगर जैसे ही लोड डिफरेंस से घटेगा तो वो इसका वैल्यू घटना शुरू करेगा, और तब ये ट्रैकिंग मोड पे आ जाएगा। और जैसे ये ट्रैकिंग मोड पे आएगा तो उस समय प्रेशर कंट्रोल का जो आउटपुट होगा वह लोड कंट्रोल के आउटपुट से -2%। मतलब जैसे P एक्चुअल डिक्रीज करेगा तो ये घटेगा, लेकिन कहां तक घटेगा कि आपका उस समय देखेगा कि लोड कंट्रोल का आउटपुट, मान लीजिए कि लोड कंट्रोल का आउटपुट
मान लीजिए 70%, और आपका पी एक्चुअल घट गया, जितना आपने पी सेट पॉइंट रखा था उसके से आपका पी एक्चुअल घट गया, तो उस समय जो प्रेशर कंट्रोल का जो आउटपुट होगा वो 68%, 2% को ट्रैक करता रहेगा। तो ये तब तक ट्रैक करेगा, कब तक ट्रैक करेगा? ऐसा नहीं कि हमेशा ट्रैक ही करता रहे, ये ट्रैक करेगा जब देखेगा कि पी एक्चुअल जो है वह पी रिफरेंस से अगर 10 केजी से ज्यादा डिफरेंस हो गया, मतलब पी रिफरेंस माइनस पी आर एक्चुअल के बीच का डिफरेंस अगर 10 केजी से ज्यादा हो गया तो ट्रैकिंग करना बंद कर देगा, तब वो अपना एक्चुअल आउटपुट निकालेगा, और उस समय अगर प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट अगर कम हो गया तो मशीन प्रेशर कंट्रोल में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस मोड को कहते हैं प्रेशर कंट्रोल ट्रैकिंग मोड। उसमें वो लोड कंट्रोल को ट्रैक करेगा 2% तक। कब तक ट्रैक करेगा? जब दोनों की पी एक्चुअल और पी रेफरेंस के बीच का प्रेशर डिफरेंस के बीच अगर 10 केजी से कम रहेगा तो ट्रैक करेगा, 10 केजी से ज्यादा हुआ तो ट्रैकिंग बंद कर देगा और अपना एक्चुअल मोड में आ जाएगा, और उसमें प्रेशर कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर कंट्रोल। बहुत छोटा सा प्रेशर कंट्रोल था कि मशीन आपका प्रेशर कंट्रोल में कब आएगा, लोड कंट्रोल में कब आएगा, स्पीड कंट्रोल में मशीन कब आता है। अल्टीमेट आपका मशीन लोड कंट्रोल में ही चलता है, क्योंकि आपको लोड मेन फैक्टर क्या, लोड मेंटेन करना, आपको लोड देना कस्टमर को, प्रेशर नहीं देना। तो ये आपका ऑल अबाउट प्रेशर कंट्रोल। देखिए ट्रैकिंग डिवाइस क्या होता है। ट्रैकिंग डिवाइस होता है क्या कि मान लीजिए कि आप EHTC मोड अभी एक्टिव है और हाइड्रोलिक गवर्नर मतलब EHG आपका एक्टिव है, और SG मोड इसको क्या कहते हैं, पैरेलल ट्रैक करता है। और मशीन जो होता है वो EHTC में ही चलता है, क्योंकि और इसका ड्रूप जो है हम लोग 5% रखते हैं, इसका ड्रूप हम लोग 7% रखते हैं। ठीक है, ये रॉबस्ट होता है लेकिन ये सोफिस्टिकेटेड होता है और इसका बहुत सारा फीचर है, लेकिन ये दोनों पैरेलली ट्रैक करता रहता है, पैरेलल रहता है। और इसी दोनों में मिनिमम गेट एक लगा दिया है, मिनिमम जो दोनों। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिक गवर्नर में आपका SLLD और स्पीडर गियर होता है, स्पीडर गियर होता है। SLLD कहते हैं स्टार्टिंग एंड लोड लिमिटिंग डिवाइस, ये जो होता है। तो इस दोनों में इसका पहले ये दोनों होता है, इसमें मिनिमम गेट्स हम लोग पास करते हैं। स्टार्टिंग डिवाइस और स्पीडर गियर में जो मिनिमम होता है वही आगे जाता है। तो स्पीडर गियर को आप देखिएगा मैक्सिमम केस में 100% कर देता है, ताकि स्टार्टिंग एंड लोड लिमिटिंग डिवाइस एक्शन मोड में रहे, हम इसी को इंक्रीज या डिक्रीज करें। और अब उसके बाद देखता है EHG और स्टार्टिंग एंड लोड लिमिटिंग डिवाइस में जो इस दोनों में जो मिनिमम होगा वही पोजीशन कंट्रोलर में जाएगा और उसी का आउटपुट कंट्रोल भाग के आउटपुट को कंट्रोल करेगा। तो जैसे हम लोग ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करते हैं तो क्या करता है कि स्टार्टिंग डिवाइस और जो EHC इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर का जो आउटपुट होता है, इसका दो आउटपुट होता है EHC2, इस दोनों आउटपुट को क्या करता है 10% से इसको ज्यादा कर देगा। मतलब स्टार्टिंग एंड लोड लिमिटिंग डिवाइस का जो आउटपुट होगा वो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर के जो आउटपुट से 10% का डिफरेंस मिनिमम कर देगा, मतलब बढ़ा देगा। कि क्यों बढ़ाएगा? ताकि हाइड्रोलिक गवर्नर एक्शन में नहीं आवे, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तभी एक्शन में आता है। जनरली इसको क्या करता है, हाइड्रोलिक गवर्नर ट्रैक करता रहता है। तो उसी कंडीशन, इसी के लिए ट्रैकिंग डिवाइस को जैसे आप ऑन कीजिएगा तो जो भी इसका आउटपुट रहेगा उससे 10% बढ़ा देगा, स्टार्टिंग लोड लिमिटेड डिवाइस के आउटपुट को बढ़ा देता है। तो यही होता है ट्रैकिंग डिवाइस। सिंपल ट्रैकिंग डिवाइस का यही फंडा है। अब हम लोग देखते हैं EHTC फॉल्ट। कभी आप देखते हैं कि EHTC फॉल्ट कंडीशन आता है। फॉल्ट कब होता है? EHTC फॉल्ट कब होता है? जब मान लीजिए स्पीडर गियर में फॉल्ट आता है, पोजीशन फॉल्ट, मतलब पोजीशन में फॉल्ट आता है। स्पीडर गियर के पोजीशन में अगर फॉल्ट आ गया तो EHTC फॉल्ट आ जाएगा। सेकेंड, स्टार्टिंग डिवाइस में अगर पोजीशन फॉल्ट आ गया, अगर स्टार्टिंग डिवाइस के पोजीशन में अगर फॉल्ट आ गया तो EHTC फॉल्ट हो जाएगा। प्लंजर कॉइल
में अगर फॉल्ट आ गया तो ESTC फॉल्ट हो जाएगा। अगर EHC 1 एंड ESC 2 में अगर पोजीशन फॉल्ट अगर आ गया तो आपका ESTC फॉल्ट हो जाएगा। पांचवा क्या होगा, अगर दोनों का जो पोजीशन फीडबैक है तो का अगर पोजीशन फीडबैक का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 5% आ गया, मान लीजिए कि ESC और ESC2 कि दोनों के बीच का अगर पोजीशन का जो डिफरेंस है अगर ग्रेटर देन 5% के दोनों के बीच अगर डिफरेंस अगर आ गया तो ESTC फॉल्ट आ जाएगा। अगर ट्रैकिंग डिवाइस में ऑफ कमांड दिया गया है, 6 नंबर है कि अगर ट्रैकिंग डिवाइस ऑफ कमांड अगर दिया गया, अगर ट्रैकिंग डिवाइस में अगर ऑफ कमांड दिया गया है तब भी आपका ESTC फॉल्ट आ जाएगा। तो ESTC फॉल्ट का ये सब सारा कंडीशन है कि अगर ट्रैकिंग डिवाइस आपने ऑफ कमांड दे दिया तो ESTC फॉल्ट हो जाएगा। अगर स्पीडर गियर का पोजीशन फॉल्ट अगर हो जाए, स्टार्टिंग डिवाइस का पोजीशन फॉल्ट अगर आ जाए, प्लंजर कॉइल में अगर फॉल्ट हो जाए, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर का 1 एंड 2 का पोजीशन में अगर फॉल्ट आ गया, अगर दोनों के बीच का पोजीशन फीडबैक में डिफर अगर 5% से ज्यादा हो गया तो इस सारे कंडीशन में आपका ESTC फॉल्ट हो जाएगा। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट द ESTC। आपने इसमें डिटेल में पढ़ा कि स्पीड कंट्रोल क्या होता है, लोड कंट्रोल क्या होता है, प्रेशर कंट्रोल क्या होता है और किस प्रकार से इस तीनों में, देखिए तीनों मोड पैरेलल ट्रैक करता रहता है लेकिन एक ही मोड एक्टिव रहता है। अगर एक में प्रॉब्लम आएगा तभी दूसरा में वो शिफ्ट करेगा। तो तीनों दिया गया है, तीनों कंट्रोल का अपना अपना स्पेसिफिक काम है। एक स्पीड को कंट्रोल करता है, एक लोड को कंट्रोल करता है, एक प्रेशर को कंट्रोल करता है और इस तीनों का आउटपुट जो जाता है when load control is not a stable condition, लोड कंट्रोल अनस्टेबल कंडीशन में कब रहेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब आपका GSC ऑफ हो जाए तो लोड कंट्रोल अनस्टेबल हो जाएगा। टरबाइन ट्रिप करता है तब लोड कंट्रोल अनस्टेबल हो जाता है। जब आप बिफोर सिंक्रोनाइजेशन लोड कंट्रोल अनस्टेबल मोड में रहता है। तो बहुत सारा कंडीशन है, तो उस कंडीशन में लोड कंट्रोल आपका अनस्टेबल रहेगा और जैसे ही लोड कंट्रोल स्टेबल नहीं है तो उस समय जो लोड कंट्रोल का जो आउटपुट रहेगा वो स्पीड कंट्रोल का आउटपुट -1.5 मींस उस कंडीशन में आपका स्पीड कंट्रोल जो है उसको फॉलो करता है लोड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल का आउटपुट मान लीजिए 10% है तो 10 -1.5 करेंगे तो 8.5 पे आपका आउटपुट उसका रहेगा। ठीक है, मतलब लोड कंट्रोल फॉलो करेगा स्पीड कंट्रोल को। सिमिलरली when the pressure control in action condition, जब प्रेशर कंट्रोल एक्टिव मोड में रहेगा तब लोड कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल के आउटपुट को फॉलो करेगा। उस समय क्या है, लोड कंट्रोल आउटपुट इक्वल्स टू प्रेशर कंट्रोल आउटपुट -2 से फॉलो करेगा। मान लीजिए अगर ये प्रेशर कंट्रोल 10% पे है तो लोड कंट्रोल क्या हो जाएगा, 10 - 2 8% पे फॉलो करेगा। कंट्रोल वाले में देख रहे हैं क्या कि प्रेशर डिविएशन है, यहाँ पे प्रेशर डिविएशन, यहाँ पे PR एक्चुअल प्रेशर कितना है आपका, यहाँ PR रेफरेंस कितना है आपका और ये MS सेट पॉइंट मान लीजिए। और यहां से एक डेल्टा P निकलता है, डेल्टा P इक्वल्स टू P रेफरेंस माइनस P एक्चुअल, वो आपको जाता है प्रेशर कंट्रोल में और प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट जाता है आपका एक मिनिमम गेट लगा दिया। इस मिनिमम गेट में आपका लोड कंट्रोल का आउटपुट आता है और प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट आता है। इस दोनों में जो मिनिमम होगा वही आपका ESTC कंट्रोल के लिए जाता है। तो देखिए प्रेशर कंट्रोल क्या करता है कि अगर P रेफरेंस इक्वल्स टू PR एक्चुअल अगर है, मान लीजिए जितना आपने P रेफरेंस रखा और एक्चुअल प्रेशर भी अगर उतना है तो प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट क्या होगा, प्रेशर कंट्रोल का जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाता है 120% मैक्सिमम चला जाता है 120 कंट्रोल। क्यों रखते हैं, क्योंकि आपको लोड मेंटेन करना है, लोड कंट्रोल को ये इंटरफेरेंस ना करे प्रेशर कंट्रोल, इसलिए हम लोग इसका आउटपुट को मैक्सिमम कर देते हैं। क्योंकि आपके यहाँ पे मिनिमम गेट लगा हुआ है, जो दोनों में मिनिमम होगा वही आगे फॉरवर्ड होता है। तो उस समय आपके ट्रैकिंग नहीं करता, ये अपना 120% पे लेके फिक्स है। लेकिन जैसे ही PR एक्चुअल लेस हो गया PR रेफरेंस से, तो जैसे ही डिफरेंस आएगा फिर वो लोड कंट्रोल को ट्रैकिंग शुरू करता है, लोड कंट्रोल को ट्रैकिंग शुरू कर देता है।
और कब तब तक ट्रैक करता है जब तक कि पी आर रेफरेंस माइनस पी आर एक्चुअल 10 केजी का डिफरेंस नहीं हो जाता। अगर 10 केजी का डिफरेंस अगर आ गया तो फिर प्रेशर कंट्रोल आपका लोड कंट्रोल को ट्रैक नहीं करेगा, फिर वो अपना निकालेगा और तो प्रेशर कंट्रोल एक्टिव मोड में आ जाएगा। तो जैसे आपको इस पिक्चर में अभी देखिए, ये आपका ईएसटीसी का पेज है। ईएसटीसी पेज में आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे देखिए कि आपने प्रेशर रेफरेंस रखा 170.5 जो आपका एमएस सेट पॉइंट से आता है। ये एमएस सेट पॉइंट जितना रखिएगा वो प्रेशर रेफरेंस ले लेता है वो। फिर देखिए एक्चुअल प्रेशर आपका 168.65 मींस प्रेशर रेफरेंस से आपका पीआर एक्चुअल कम हो गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना निकला 1.85। 1.85 कहां से आया 170.50 से माइनस 168.65 आपने कर दिया, तो ये प्रेशर डिविजन आ गया। तो यहां देख रहे हैं प्रेशर कंट्रोल का आउटपुट 71.17% है। ये आउटपुट कैसे हुआ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोड कंट्रोल का आउटपुट 69.2 है। 69.2 में +2 जोड़ दीजिए तो 71.17। यहाँ पे आपको ट्रैक करता जाएगा। ये कब तक ट्रैक करेगा, जब तक कि पी रेफरेंस और पी एक्चुअल के बीच 10 डिग्री तक डिफरेंस ना हो जाए। जैसे 10 डिग्री डिफरेंस हुआ तो आपका प्रेशर कंट्रोल मोड एक्टिव हो जाएगा, फिर लोड कंट्रोल इसको फॉलो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर हम इस पेज को देखिए, इस पेज में आप ध्यान से देखिए, अगर हम समरी जाते हैं, देखिए आपका एक्चुअल स्पीड जो है 2998 आरपीएम है। मैंने बताया था कि जब लोडिंग कंडीशन में क्या होता है, जब लोड कंट्रोल मोड एक्टिव होता है तो स्पीड रेफरेंस में जो वैल्यू जो होता है वो एक्चुअल स्पीड जितना टर्बाइन कराएगा +20। तो आप देख रहे हैं स्पीड रेफरेंस में 2998 +20 3018 आरपीएम हो गया। 3018 आरपीएम से इसका स्पीड कंट्रोल का आउटपुट 11.11% आ गया। कैसे आता है मैं बता चुका हूं कि दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, स्पीड रेफरेंस माइनस। देखिए इसमें आप इस फोटो में देखिए ईएसटीसी का पेज में, यहां पर आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल प्रेशर आपने 170.10 केजी रखा और आपका जो रेफरेंस 170.10 रखा, लेकिन एक्चुअल प्रेशर आपका 171.28 है। मींस आपका जो प्रेशर जो डेविएशन आया वो पी रेफरेंस माइनस पी एक्चुअल में नेगेटिव आया -1.18 डिग्री से 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां देख रहा है कि आपका पी एक्चुअल पी रेफरेंस से ज्यादा है। देखिए इसका आउटपुट 120 ले लिया, 120 पे ले जाके फिक्स कर दिया और ये अभी ये इस कंडीशन में आपका लोड आउटपुट 68.2 है, उसको ट्रैक नहीं कर रहा है। वो क्या कि अपना मैक्सिमम 120 पे ले जाके फिक्स कर देता है। जैसे ही एक्चुअल प्रेशर डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में जाके आपको ये लोड कंट्रोल को ट्रैक करेगा। कैसे, +2 करके। यहां पे देखिए, यहां पे जब आप ईएसटीसी पेज में जाते होंगे तो हाइड्रोलिक कंट्रोलर और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर दोनों पैरेलल मोड में रहता है और हाइड्रोलिक कंट्रोलर फॉलो करता है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर को, दोनों पैरेलल मोड में रहता है। मशीन जो होता है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोलर में हम लोग चलाते हैं पहले। तो इसमें हाइड्रोलिक कंट्रोल में आपका स्टार्टिंग एंड लोड लिमिटिंग डिवाइस होता है, स्पीडर गियर होता है। तो जो स्पीडर गियर का जो आउटपुट होता है तो उसको हम लोग मैक्सिमाइज कर देते हैं 100% पे, और स्टार्टिंग एंड लोड लिमिटिंग डिवाइस से हम लोग हाइड्रोलिक गवर्नेंस को कंट्रोल करते हैं, लोड को घटाना है या बढ़ाना है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इस दोनों में जो मिनिमम होगा वही आगे निकलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्टार्टअप एंड लोड लिमिटिंग डिवाइस का आउटपुट आगे फॉरवर्ड हो, इसलिए हम लोग स्पीडर गियर को 100% पे मैक्सिमाइज कर देते हैं कि आउटपुट आपका जो निकले, क्योंकि दोनों में लगा दिया है मिनिमम गेट, तो मिनिमम गेट में जो मिनिमम रहेगा वही आगे फॉरवर्ड जाएगा। तो इसलिए स्पीडर गियर को हम लोग 100% पे फिक्स कर देते हैं और लोड लिमिटिंग डिवाइस को से हम लोग घटाते या बढ़ाते हैं। और इसमें जब ईएसटीसी में मशीन रहता है तो अगर जैसे हम लोग ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करते हैं तो ईएसटीसी का जो भी आउटपुट रहेगा +10% जाके आपका स्टार्टिंग एंड लोड लिमिटिंग डिवाइस का आउटपुट हो जाता है। ठीक है।